नमस्कार, ऐसा देश हो मेरा में आपका स्वागत है। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ और इस हफ्ते फिर हम एक बार हैं बजरंग मुनि जी के साथ। और इस बार हम सरकार की जिम्मेदारियों को लेकर, उनके दायित्वों को लेकर, सरकार के कर्तव्यों को लेकर और सरकार के अधिकारों को लेकर, माने अधिकार, कर्तव्य और दायित्वों की परिभाषा तक को लेकर हम बातचीत करेंगे आपसे। आप, हमारी फोन लाइनें खुली हैं, आप लगातार हमें फोन कर सकते हैं और बजरंग मुनि जी से इस सारे मुद्दे पर अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। मुनि जी, सरकार कहती है कि हम लोक कल्याणकारी सरकार हैं और आपके खाने पीने से लेकर आपकी नौकरी की, आपकी सारी की सारी चिंताएं हम करेंगे। कितना सही है? जी बिल्कुल, यह जो ये सारी योजना है यह मेरे दृष्टि से षड्यंत्र है। बिल्कुल, क्योंकि सरकार समाज को गुलाम बनाकर रखने के लिए कहती है कि हम आपकी सारी चिंताएं दूर करेंगे। समाज की सारी चिंताएं सरकार क्या दूर कर पाएगी? सरकार के तो अधिकार दायित्व ये हैं, ये तो सीमित होते हैं। तो सरकार को देखिए, सबसे बड़ी गलती जो हो रही है कि दायित्व और स्वैच्छिक कर्तव्य, इन दोनों को अलग अलग परिभाषित ये लोग नहीं कर पा रहे हैं। सरकार के लोग या तो कर नहीं पा रहे हैं या करना नहीं चाहते हैं। दायित्व अलग होते हैं, स्वैच्छिक कर्तव्य अलग होते हैं। सरकार का दायित्व होता है सुरक्षा और न्याय। बाकी जो काम है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी या भूख, रोटी, फलाना ढिकाना, ये 50 तरह के काम जो हैं, ये सरकार के दायित्व नहीं होते हैं, ये सरकार के स्वैच्छिक कर्तव्य। मुनि जी, भारत विकासशील देश है और इस देश के अंदर पिछले हफ्ते आपने भी कहा भूखे लोगों की संख्या, जो भूखमरी है वो अभी भी है कि लोग आत्महत्या कर रहे हैं उसके कारण से। ऐसा जो अभी भूख से नहीं निपट पाया है, ऐसा देश अवेयर कैसे हो सकता है अपनी जिम्मेदारियों को खुद? वास्तव में भारत भूखा नहीं है, भारत भूखा नहीं है, बल्कि भारत के अंदर जो कमजोर तबका है, जो भूखा व्यक्ति है, उस भूखे व्यक्ति का अनाज काटा जा रहा है। एक कॉलर है, पहले उनका एक सवाल ले लेते हैं। जी बोलिए। संसद में एक प्रश्न उठ रहा है कि संसद सर्वोच्च है, तो इसको हम देश की जनता को थोड़ा क्लियर करें अपने माध्यम से कि ये संसद किससे सर्वोच्च है? हम सारे देश की जनता से सर्वोच्च है कि न्यायपालिका से सर्वोच्च है? एक क्लियर थोड़ा आप अपने माध्यम से कराइए। इस समय हमारे जो कॉलर हैं उनका कहना था, संसद को लेकर उनका कहना था, यानी संसद का भी अगर वजूद है, उस वजूद में भी जो लोक है, मानस है, जनमानस है, उसमें उसके पास कितनी पावर रहे, माने। और मैं आपको ये बता दूं कि यद्यपि ये आज का विषय नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फिर भी यदि आपने प्रश्न किया है तो मैं आपको इतना बता दूं कि कोई भी इकाई लोकतंत्र में सर्वोच्च नहीं होती है। जो सर्वोच्च होने का प्रयत्न करे वह तानाशाही की दिशा में जा रही है, और ऐसी तानाशाही को कुचल देना चाहिए, चाहे वो संसद हो चाहे कोई हो। माने इसी से लगता हुआ मेरा सवाल, मैं पहले भी बात कर रहा था कि जो देश है, समाज है, वो बटा हुआ है। वो जाति में, पाति में, क्षेत्र में, भाषा में और कई तरह के वाद विवादों में भी धंसा हुआ है देश। कहीं अलगाववाद है, कहीं नक्सलवाद है, कहीं आतंकवाद है। ऐसे समाज को आप कैसे जिम्मेदारी दे सकते हैं और कैसे दायित्व दे सकते हैं? यही इतनी देर से तो मैं कह रहा हूं कि ये सारे इतने प्रकार के जितने झमेले हैं, देखिए होता ये है कि सरकार ज्यादा जिम्मा क्यों ले लेती है। देखिए, दायित्व और कर्तव्य के अंतर समझिए। दायित्व वह होता है जो सामने वाले का अधिकार होता है, स्वैच्छिक कर्तव्य वो होता है जो सामने वाले का अधिकार नहीं होता है। सुरक्षा और न्याय ये भारत के 121 करोड़ लोगों का अधिकार होता है, क्योंकि यह सरकार का दायित्व है। लेकिन किसी व्यक्ति की भूख दूर करना, रोजगार देना, यह सरकार का स्वैच्छिक कार्य है। तो सुरक्षा और न्याय देने के बाद एक कॉलर है हमारे साथ। जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, पूछिए अपना सवाल। मैं बिहार से बोल रहा हूँ जी। रविशंकर जी ने अभी एक बयान दिया था जी कि सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं वो बाद में जाके नक्सल बन जाते हैं, नक्सलाइट बन जाते हैं। यानी उनका कहना है कि आपका क्या कहना है? बिल्कुल 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 बिल्कुल, उनका कहना है कि समाज तो वैसे ही मतलब एकदम बिखरा हुआ सा है,
मतलब कहीं पर वो जाता है पढ़ाई करने के लिए, बन जाता है नक्सली, जाता है पढ़ाई करने के लिए, बन जाता है वो एक उच्च किस्म का लुटेरा। ठीक है, ऐसी कंडीशन में जो है सरकार अगर अपना कंट्रोल भी छोड़ दे, आप जो कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा पावर जो है वो समाज को दे दे और अपने पास थोड़ी सी पावर रख ले, ऐसी कंडीशन में जो है देश और ज्यादा बिखर जाएगा। नहीं, देश बिखर काहे को जाएगा? बिल्कुल। देश जो चलता है वो समाज चला रहा है देश को, जी, सरकार नहीं चलाती है देश को। आज हिंदुस्तान से आप पुलिस को हटा दीजिए, एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर अराजकता देश में फैल सकती है। फिर आप देखिए, दोनों तरफ से मत आप झंझट में डालिए। मुख्य प्रश्न ये है कि मैं पुलिस की बात कर रहा हूं कि पुलिस और मजबूत होनी चाहिए। जी जी, न्यायालय मजबूत होने चाहिए, क्योंकि सरकार का काम है सुरक्षा और न्याय। तो पुलिस सुरक्षा देती है, बिल्कुल, न्यायालय न्याय देता है। बिल्कुल। तो सरकार, पुलिस और न्यायालय की आप चर्चा करिए। ठीक है, हमने मान लिया। हाँ। ऐसे कौन कौन से काम हैं जो केवल सरकार को रखने चाहिए, उसके बाद सारे के सारे कामों को वो समाज की ओर। हाँ, तो मेरा ऐसा मानना है कि सरकार को मस्ट जी अवश्य ही अपने पास रखना चाहिए सुरक्षा और न्याय। जी, अर्थात पुलिस, ठीक है, पुलिस, सेना, वित्त, विदेश, जी न्याय, पांच इतना तो चीजें। सरकार को 5 तो रखना ही चाहिए। ठीक है, अब 5 के बाद यदि 5 में सरकार सफल हो जाती है करने में, जी। नियंत्रण में, और सरकार ये समझती है कि अब मेरे पास काम अब नहीं है, तो वो और ले ले। सरकार ने अपने पास में पर्यावरण रखा है, अपने पास उसके बावजूद भी, माने उसके बावजूद भी खदानें जो हैं उन पर अतिक्रमण कर लेते हैं लोग। अगर सरकार के पास वो नहीं होंगी तब समाज क्या करेगा? लूट खाएगा सब चीजों को। तो आप हमको ये बताइए कि सरकार के पास अगर खदान है, जी, सरकार के पास जंगल है, जी, जंगल कट रहे हैं, खदानें लूट रही हैं, जी, जी, तो जिनके अपने घरों के जंगल हैं, प्राइवेट जंगल जिनके हैं, उनके तो पेड़ नहीं कट रहे हैं। जी, जिनकी खदानें प्राइवेट हैं उन खदानों में तो अतिक्रमण नहीं हो रहा है। जी, मेरी जमीन में तो अतिक्रमण नहीं हो रहा है, मेरे घर में अतिक्रमण नहीं हो रहा है। जी, जी, तो सरकार काहे को लालायित है कि सारी खदान मेरी होगी, सारा जंगल मेरा होगा? अरे भाई, इतना जब जमा करोगे तो जमा करोगे तो अतिक्रमण भी होगा। जी, जी, तो जमा मत करो। दूसरा मेरा ये कहना है सीधा कि आप सुरक्षा और न्याय की कीमत पर विकास की बात नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। सुरक्षा और न्याय ये आपका दायित्व है और ये सामने वाले का अधिकार है। शिक्षा दायित्व नहीं होना नहीं चाहिए। है, शिक्षा उसका दायित्व नहीं है, शिक्षा उसका स्वैच्छिक कर्तव्य है। सरकार अपना सुरक्षा और न्याय, ये बताइए कि डकैती होती रहे, जी, अपराध होता रहे, लूटपाट होती रहे। सर, मैं गौरव बोल रहा हूँ मेरठ से। जी, बोलिए। मेरा सवाल ये है कि सरकार ने जो ये आंकड़ा एक तय किया है कि 26 रुपए वाला गरीब है और 32 रुपए वाला गरीब नहीं है, नहीं, तो किस आधार पे ये एक बनाया गया है ढांचा कि गरीबी और अमीरी में फर्क करने के लिए? इस सवाल का जवाब अभी मुनि जी ने दिया था। फिलहाल बातचीत यहाँ पर हो रही है क्या दायित्व सरकार के होने का चाहिए दायित्व क्या है और समाज की क्या दायित्व होने चाहिए। हाँ, तो ये मुख्य मुद्दा ये है। बिल्कुल। तो सरकार के दायित्व तो है सुरक्षा और न्याय। बिल्कुल, सुरक्षा और न्याय सरकार को देना ही होगा, बिल्कुल, बिल्कुल, मस्ट। जी। सुरक्षा और न्याय के बाद लेकिन मुनि जी, मेरा एक सवाल है कि शिक्षा जो है अगर सरकार नहीं देगी तो शिक्षा पूंजीपतियों के हाथ में आ जाएगी। आम आदमी जो है उसके बालकों के लिए, या जो पूंजीपति है, शिक्षा को कारोबार बना लेंगे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि शिक्षा सरकार देगी और सुरक्षा नहीं देगी तब क्या होगा? माने जो परोपकार का विषय था वो कारोबार का इशू बन गया। तो ऐसे कैसे चलेगा? आप हमको यह बताइए कि सारे हिंदुस्तान में नक्सलवाद बढ़ रहा है जी, आतंकवाद बढ़ रहा है जी, तो शिक्षा पहले दी जाए कि पहले आतंकवाद रोका जाए? सरकार का काम क्या है? मुख्य बात यह आती है, मैं कह रहा हूं कि फर्स्ट प्रायोरिटी सरकार की क्या है, सेकंड प्रायोरिटी क्या है, थर्ड प्रायोरिटी क्या है? जी, जी। फर्स्ट प्रायोरिटी है सुरक्षा और न्याय। जी, जी, सुरक्षा और न्याय की कीमत पर, जी, भ्रष्टाचार की कीमत पर, जी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इनकी कीमत पर नहीं हो सकता। ये हमेशा सेकंड अगर आदमी शिक्षित होगा तो उसका चारित्रिक विकास भी होगा और वो भ्रष्ट होगा नहीं। हाँ, तो अगर आदमी शिक्षित होगा तो भ्रष्ट नहीं होगा और मर्डर हो जाएगा उसका तो वो शिक्षा का लाभ उठाते रहेगा। हमारी बहन बेटी को उठा के ले जाएगा अगर कोई। नहीं, हम आपकी इस बात से असहमत नहीं हैं। आप असहमत नहीं हैं? असहमत नहीं है कि न्याय और जो दंड है उसकी व्यवस्था शासन के पास होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं,
मैं ये कह रहा हूं कि उसकी व्यवस्था शासन के पास होनी ही चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी है। हाँ ठीक है, मान लिया। हाँ। लेकिन शिक्षित समाज जो है ये भी किसी राजा की फर्स्ट प्रायोरिटी होनी नहीं, चाहिए। ये सेकंड प्रायोरिटी होगी सुरक्षा और न्याय के बाद। सुरक्षा और न्याय को रोककर या उसका बजट घटाकर जी या वो चलता रहे, जी जी बलात्कार चलते रहें जी और आप शिक्षा देते रहें, जी। यह किसी राजा की प्रायोरिटी नहीं हो सकती है। वो अपना काम करने के बाद शिक्षा और न्याय भी दे। नहीं, लेकिन पैरेलल तो दोनों काम हो सकते हैं ना। पैरेलल मैं कह रहा हूं पैरेलल करिए, लेकिन उसके कीमत पर यह नहीं हो सकता है। शिक्षा की कीमत पर, स्वास्थ्य की कीमत पर, भूख की कीमत पर, इन सब की कीमत पर सुरक्षा और न्याय हो सकता है, मेरा ऐसा मानना है। इनको आप पहले रोकिए, फर्स्ट प्रायोरिटी ये होगी। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमको सबसे पहले देखना पड़ेगा। गलती ये हो रही है कि जो अपराधी तत्व हैं, क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं, जी जी जो लोग बलात्कारी डकैती करने वाले लोग हैं, जी। वो लोग सबसे पहले कहते हैं कि अरे डकैती वकैती छोड़ो, पुलिस की मात्रा। आपको पता होना चाहिए कि संपूर्ण भारत में सुरक्षा और न्याय का कुल बजट पुलिस और कोर्ट का मिलाकर के 1% जी और शिक्षा पर 6%। तो ये अगर चरित्र नहीं गिरेगा। हमें इस बात का जवाब दीजिए, अगर रामानुजगंज के अंदर आपने उस पुलिस पर भरोसा नहीं किया जो पुलिस सरकार की थी, जो पुलिस वर्षों से काम कर रही थी, जिसका काम चोर पकड़ना था, आपने अपनी सोशल पुलिसिंग वहां पर तैयार की, आपके लोगों ने चोर पकड़े। मैं आपको फिर से बता दूं, ठीक है, और इसके बाद आप ये कहते हैं आपकी जानकारी अधूरी है, आपकी जानकारी अधूरी है जी। सन 47 में रामानुजगंज में 13 पुलिस वाले थे भर्ती जी। आज भी थाने में 13 ही पुलिस वाले हैं। ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि हमको पुलिस पर अविश्वास नहीं हुआ। जी जी। हमने ये कहा कि ये 13 पुलिस, आबादी बढ़ गई, अपराध बढ़ गए, चोरी डकैती बढ़ गई, जी। तो ये पुलिस जो है वो उतनी सक्षम नहीं है और सरकार को पुलिस भर्ती करने के लिए पैसा नहीं है।